हेलो बच्चों, वेलकम टू मिस्टर मैथ चैनल। आज हम लोग जो सैंपल पेपर है उसका जो अनसॉल्व्ड सेट 2 है उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये देखिएगा इसमें कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स को देने के लिए हम लोगों को पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये ध्यान रखना है कि किस तरह से कम टाइम में हम एक्यूरेट आंसर दे सकते हैं, ये भी समझना है। ऐसे हम जो काम करना होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में वो आपको करके दिखाएंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, सेट ए का, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ गर्ल कैन वॉक 95 मीटर एंड 171 मीटर इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स। देखो, कहता है कि दो डिस्टेंसेस है, एक 95 मीटर और एक 171 मीटर। कहता है कोई लड़की मैक्सिमम किस स्पीड से और एक एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स में, यानी स्पीड जो होगा मीटर पर मिनट, तो कहता है किस स्पीड से ट्रेवल करेगी कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स भी ये डिस्टेंस कवर हो जाए। अब एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स क्या है, जैसे 2 मिनट लगे, 3 मिनट लगे, 4 मिनट लगे, दोनों को ऐसा ही लगेगा, कोई भी स्पीड फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो अब 95 और 171, इसका मतलब हमको सबसे बड़ा वैल्यू ढूंढना है जिससे 95 और 171 एग्जैक्टली डिविजिबल है, यानी HCF पता करना है किसका, 95 और 171 का। तो 95 और 171 का HCF क्या होता है, तो 19 5 जा 95 और 19 9 जा 171। तो आंसर क्या होगा, 19 मीटर पर सेकेंड। अगर मान लीजिए कि हमें नहीं कर पाते हैं ओरली, तो फिर हम 95 और 171 का HCF निकाल लेंगे। ये होगा 95 6 16 76 से फिर 95 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, कितना आएगा 19, फिर 19 से 76 को डिवाइड करेंगे तो 4 जा, तो देखिए हमारा HCF कितना आया 19। तो 19 मीटर पर मिनट ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो पहला का क्या हो गया, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में आंसर है 19 मीटर पर मिनट, 19 मीटर पर मिनट, बी। सेकेंड क्वेश्चन को देखिए, क्या कहता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अरे ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है एक, px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस k प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1। अब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6। यहाँ a क्या है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है माइनस एक्स प्लस 6, और कांस्टेंट टर्म कौन सा है 2 इंटू 2k माइनस 1। तो यहाँ कहता है क्या कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू पता करना है। कब, जब एक कंडीशन दिया है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या है 1/2 अल्फा बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो यहां b का वैल्यू क्या है माइनस, तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस और b के जगह हम क्या पुट करेंगे माइनस k प्लस 6। ये क्या है हमारा 1,
इक्वल्स टू 1/2 अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। तो c क्या है हमारा 2 इंटू 2k-1। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। यहां देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस यानी प्लस k+6 बाई 1 है तो k+6 हुआ इक्वल्स टू देखिए 2 कैंसिल कितना हुआ 2k-1। अब उस k को उधर ले जाते हैं 6 + 1 इक्वल्स टू 2k-k। देखिए k का वैल्यू कितना आया 7। अब ऑप्शन देखना है हमको k का वैल्यू 7 बी है यानी दूसरे का भी आंसर क्या हुआ बी। अब थर्ड क्वेश्चन को देखना है। थर्ड क्वेश्चन कहता है क्या कि 2 लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल। 2 लाइन पैरेलल दिया हुआ है। द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द लाइन इज देखिए 2 लाइन पैरेलल है 2 लाइन पैरेलल है। एक लाइन का इक्वेशन क्या है 3x - 2y इक्वल्स टू 5। कहता है द इक्वेशन ऑफ द सेकेंड लाइन कैन बी। ध्यान रखना यहां पर कि पैरेलल लाइंस का कंडीशन क्या है। ये पैरेलल लाइन 2 इक्वेशन का 2 हमको लीनियर इक्वेशन ऐसा लिखना है कि जो लाइन ग्राफ ड्रॉ करे तो जो लाइन आए वो पैरेलल है। कंडीशन क्या है उसके लिए पैरेलल इन द सेंस नो सॉल्यूशन a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब क्या है कि x और y हम दोनों में किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करें और सिर्फ इस नंबर को चेंज कर दें। अब हम चारों ऑप्शन देखेंगे क्योंकि ऐसा बहुत सारे इक्वेशन हो सकता है। तो अब देखना है ऑप्शन ए कहता है 9x + 8y। तो अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये 9x लगते हैं तो ये होता है कितना 3 3 9 लेकिन ये होता कितना -2 इंटू -4 8 यानी दोनों कांस्टेंट नहीं है। अब यहां देखिए -12 - 8 ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है क्योंकि दोनों का साइन सेम नहीं रह सकता उस इक्वेशन में भी जो हम दूसरा लिखने वाले हैं। तो सी को देखिए गौर से -12 + 8 तो 3 4 12 यानी -4 से मल्टीप्लाई किए तो -12 हो गया और -4 से इसको किए तो 8y हो गया और इक्वल टू क्या दिया है 7। तो यही होगा यानी पैरेलल जब कहे हमसे कि 2 इक्वेशन का लाइन पैरेलल होना चाहिए तो हमेशा सिर्फ ये देखना है कि इन दोनों का रेशियो जैसे 3/-12 और -2/8 गौर से देखिए ये दोनों कितना -1/4 -1/4 इक्वल है लेकिन 5/7 इसके इक्वल नहीं है। तो नो सॉल्यूशन का केस यही होता है। तो नो सॉल्यूशन कब होगा जब दोनों इक्वेशन का लाइन पैरेलल होगा मतलब कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हुआ सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है x²। के फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है x² + 1 होल स्क्वायर -x² इक्वल्स टू 0 हैज। देखिए इसके कितने रियल रूट्स होंगे तो गौर से इसको सिंप्लीफाई करके देखिए पहले क्या होगा ये x⁴ + 2x² + 1 -x² इक्वल्स टू 0 x⁴ + x² + 1 इक्वल्स टू 0। अब गौर से देखिए कि इस x² को मान लेते हैं हम y है तो क्या होगा हमारा y अगर x² y है तो x⁴ कितना होगा y²।
प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू 0। अब इसका डी पता करिए। डी क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 1 स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया? -3। -3 क्या है? लेस देन 0। इसका मतलब क्या? इस इक्वेशन का कोई रियल रूट नहीं होगा। इस इक्वेशन का कोई रियल रूट नहीं होगा। ध्यान देखिए ऑप्शन सी, नो रियल रूट्स। फोर्थ क्वेश्चन को ही देखिए, सेकंड मेथड से ही बना सकते हैं। सेकंड मेथड क्या है इसका? तो सेकंड मेथड इन द सेंस कि हम इन दोनों को फैक्टराइज कर ले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पर। तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? इतना प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। अब देखिए गौर से, दो टर्म का प्रोडक्ट 0 है, या पहला 0 हो या दूसरा 0 हो, तो दोनों को अलग अलग 0 करते हैं। माने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, और इसका करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका डी निकालेंगे, d1 कर देते हैं इसको, तो कितना होगा? 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac यानी -4 माइनस 3 लेस देन 0, यानी इस इक्वेशन का भी कोई रियल रूट नहीं होगा। अब इसका देख लेते हैं, d2 इसको करते हैं तो -1 स्क्वायर माइनस 4ac 4 यानी 1 माइनस 4 माइनस 3, यानी इसका भी d -3, यानी यहां भी d लेस देन 0, यानी कि इस इक्वेशन का भी कोई रियल रूट नहीं होगा। यानी पूरे इक्वेशन का कोई रियल रूट नहीं होगा। तो ऑप्शन जो होगा हमारा वो होगा डी। सॉरी, यहां देखिए लिखा है सी, नो रियल रूट्स, और डी लिखा है 1 रियल रूट। सॉरी, सी आंसर होगा हमारा, नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स यानी सी। अब देखिए फिफ्थ नंबर देखिए क्या कहता है? कहता है द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच 2x, x plus 10 and 3x plus 2 are 3 consecutive terms of an AP। यानी क्या कहता है? देखिए 2x, x plus 10 और क्या 3x plus 2, ये AP का 3 लगातार टर्म है। यानी ये फर्स्ट टर्म है तो ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म। और ऐसा करने का सेंस नहीं है कि फर्स्ट 3 टर्म है। मान लीजिए कि ये 10th टर्म है तो 11th टर्म है, 12th टर्म है, मतलब तीनों लगातार है। इसका मतलब क्या होगा कि इस टर्म में से इसको माइनस करेंगे हम, तो जो आएगा क्या होगा? उस एपी का कॉमन डिफरेंस होगा। तो कॉमन डिफरेंस फिक्स्ड होता है, यानी कि इसमें से जब हम जिसको माइनस करेंगे 3x plus 2 से हम अगर माइनस करेंगे किसको? x plus 10 को, तो जो आएगा ये भी कॉमन डिफरेंस होगा, यानी दोनों इक्वल होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है हमको, तो 10 माइनस एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 10। देखिए यहां देखिए माइनस एक्स, यहां भी माइनस है, दोनों कैंसिल हो सकता है। अगर प्रॉब्लम हो करने में तो एक तरफ x को ले जाए सब और नंबर को एक तरफ, 10 प्लस 10 माइनस 2 इक्वल टू 3x माइनस एक्स 2x, ये x इधर आया तो प्लस x, कितना हुआ? 10 प्लस 10 20 माइनस 2 18 इक्वल टू 3x, 18 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू x, 3 6 जार, तो x कितना हुआ? 6, यानी x का वैल्यू क्या हुआ? 6। इसका ऑप्शन कौन सा है? ए। 5th नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखना है क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए 6th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है क्या कि द पॉइंट्स -40, 40 एंड 03 आर द वर्टिसेस ऑफ। देखिए ये एक पॉइंट है -40, दूसरा पॉइंट है 40 और तीसरा कितना है
03। ऐसे हम 3 पॉइंट मान लेते हैं अलग अलग, ए बी सी। इन तीनों पॉइंट से मिलकर के एक ट्रायंगल बना है, तो 3 लाइन सेगमेंट बनेगा, ए बी, बी सी और ए सी। अब ये तीनों का डिस्टेंस हम जब निकालेंगे तभी हम जज कर पाएंगे कि ये कौन सा ट्रायंगल फॉर्म करता है। तो ए बी स्क्वायर ही निकाल लेते हैं हम, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में स्क्वायर करना पड़ता है, उसी के थ्रू जज करते हैं। तो ए बी स्क्वायर कितना होगा, तो इसमें से इसका स्क्वायर माइनस किए, -4 -4 -8, तो -8 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0, 0 -0 0 0 स्क्वायर यानी 64। यानी ए बी स्क्वायर कितना आया, 64। ऐसे ही बी सी स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए 4 - 0 4 स्क्वायर प्लस 0 -3 -3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9 यानी 25। और AC स्क्वायर, AC स्क्वायर इधर करते हैं, AC स्क्वायर क्या आएगा, -4 -0 -4 का स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। देखिए गौर से क्या आया, 16 प्लस 9 25। अब देखिए AC स्क्वायर और BC स्क्वायर 25 25 है, यानी AC और BC भी कांस्टेंट सेम होगा 5 5। अब दो साइड इक्वल है तो ये तो पता चल गया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब आइसोसेलेस में एक राइट एंगल आइसोसेलेस भी होता है, तो देखिए गौर से कि BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर यानी 25 प्लस 25 क्या AB स्क्वायर की इक्वल है, नहीं है, क्योंकि 25 प्लस 25 50, यहाँ क्या है 64, यानी ये राइट एंगल नहीं होगा। तो क्या होगा, सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन बी आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि इफ √3 देखिए 3√3 ये है, ये हुआ क्या 3√3, ए है 3√3, बी है 0 0 और सी है 3k। कहता है कि 3√3 0 0 एंड 3k आर द 3 वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी। ये क्या है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स है। देन द वैल्यू ऑफ k इज, कहता है कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं ये तीनों, तो k का वैल्यू क्या होगा। तो गौर से देखिए, इन इस लाइन का लेंथ इक्वल्स टू इस लाइन का लेंथ, लाइन सेगमेंट का लेंथ इक्वल्स टू इस सेगमेंट का लेंथ, यानी AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AC। k कहां है हमारा, k है C के पास, तो हमको k का वैल्यू पता करना है, इसलिए हम इस लेंथ को लेते हैं AC इक्वल्स टू BC, यानी AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 3 - 3 होल स्क्वायर प्लस √3 - k होल स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर क्या होगा, 3 - 0 होल स्क्वायर प्लस k - 0 होल स्क्वायर। अब देखिए 3 - 3 0, 0 का स्क्वायर 0, इसको तोड़ दीजिए, -b का होल स्क्वायर, तो क्या होगा √3 का स्क्वायर 3, k का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस -2ab तो -2√3k इक्वल्स टू 3 स्क्वायर 9 प्लस k स्क्वायर। अब देखिए k स्क्वायर दोनों साइड है प्लस साइन के साथ, तो दोनों कैंसिल हो गया, तो यहां कितना है -3k, तो -2√3k इक्वल्स टू कितना होगा 9 - 3, 9 - 3 क्या होगा 6, तो k इक्वल्स टू क्या होगा 6 डिवाइडेड बाय -2√3। देखिए गौर से 2 3 जा 6 और 3 का मतलब क्या √3 मल्टीप्लाइड बाय √3,
डिवाइडेड बाई -√3, √3 कैंसिल, यानी k का जो वैल्यू हुआ वो हुआ -√3। k का वैल्यू क्या हुआ? -√3। चलिए यहां देखिए, यहां हमारा कितना है आंसर? -√3। लेकिन जो ऑप्शन देखते हैं हम, उसमें क्या है? -√3 नहीं है, 2 है, -3 है, प्लस -√3 है और -√2 है। तो एक कंडीशन को हमने लिया तो -√3 आया, और अगर हम डायरेक्टली आंसर देना चाहें तो जहां प्लस -√3 हो वही आंसर हो सकता है, लेकिन हम उस कंडीशन को भी चेक कर लेते हैं। तो कैसे चेक करेंगे? तो हमने क्या लिया? AC² = BC²। अब हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम AB² = AC² ले ले, या AB² = BC² ले ले। जैसे हमने लिया AB² = BC²। अब AB² कितना होगा? 3 - 0 3² यानी 9, प्लस √3 - 0 का √3² 3। BC² कितना होगा? 3² 3 - 0 यानी 3² प्लस k - 0 k²। अब देखिए 9 + 3 = 9 + k², यानी कि क्या आया? k² = 3, यानी k = प्लस -√3। अब गौर से देखिए, इस रिलेशन को हमने लिया तो डायरेक्टली आ गया हमारा k = प्लस -√3, लेकिन उस कंडीशन को सॉल्व कर रहे थे, यानी हम AC = जब BC लेकर कर रहे थे तो सिर्फ क्या आ रहा था? -√3। तो अगर हम दोनों को देखते हैं, इसमें तो डायरेक्ट नहीं आ गया, तो आंसर हमारा क्या होगा? प्लस -√3। और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ऑप्शन हमारा -√3 आ रहा है और प्लस -√3 दिया है, सिर्फ -√3 नहीं दिया है, तो चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर प्लस -√3 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल ABC ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, और इसमें PQ का लेंथ दिया है 6 सेंटीमीटर और AB का लेंथ दिया है 8 सेंटीमीटर, और ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर दिया है। कहता है ट्रायंगल PQR का पेरीमीटर पता करें। तो ध्यान रखना है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो दोनों के पेरीमीटर का रेशियो वही होता है जो उसके कोरेस्पोंडिंग साइड का रेशियो सेम होता है। तो कोरेस्पोंडिंग साइड भी यहाँ डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक एक साइड ही दोनों का दिया है, तो कोरेस्पोंडिंग ही दिया होगा। अब यहाँ पर देखिए ट्रायंगल PQR सिमिलर ट्रायंगल ABC, तो PQ ट्रायंगल का नाम देखिए PQR और ABC, यानी PQ/AB दिया भी है, PQ का लेंथ और AB का लेंथ, यानी PQ/AB इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR। PQ पहले ऊपर है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। अब देखिए PQ का लेंथ कितना है? 6 सेंटीमीटर, AB का लेंथ कितना है? 8 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR निकालना है हमको, और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC कितना है? 36 सेंटीमीटर। अब गौर से देखिए, इसका सेंटीमीटर कैंसिल, 2 3 जा, 2 4 जा, अब यहां देखिए 4 9 जा 36। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे सीधा सीधा, तो क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू 29 3 जा 27 सेंटीमीटर, सॉरी 9 3 जा 27 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट। और एक चीज और बता रहे हैं, कभी कभी ना लगता है कि इक्वेशन क्रिएट करे फिर बनाए सॉल्व करे, तो इससे भी बच सकते हैं। दोनों साइड का रेशियो सीधा सीधा देखो क्या है, 3 और 4 का। तो यहां भी पेरीमीटर का रेशियो देख लो कि किस ऑप्शन को लेते हैं तो 3 और 4 का रेशियो आता है। ठीक है, तो पेरीमीटर न्यूमरेटर में किसका लेना है हमको? इसका ट्रायंगल PQR का। तो ऑप्शन जो है कि किस देखना है, किस नंबर का रेशियो 36 के साथ 3 और 4 का आता है।
तो 27 लेते हैं तो 9 3 27, 9 4 36। मेरा सॉल्व के भी आंसर लिख सकते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप ऐसा कर सकते हैं, कोई सोच नहीं होगा। क्वेश्चन 9 देखिए क्या कहता है, इफ टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक सर्किल है, इस सर्किल का रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। यहाँ एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया और दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री और इसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। ये तो रेडियस क्या है, टेंजेंट पर क्या करता है, टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर हम इसको ज्वाइन कर दे सेंटर से तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना जिसका एक साइड कितना है 3 सेंटीमीटर। और ये ध्यान रखिए, ये भी एक प्रॉपर्टी है कि सेंटर से और जहां जो टेंजेंट स्टार्ट होता है दोनों उस पॉइंट को सेंटर से मिलाते हैं तो जो एंगल है वो दो इक्वल पार्ट में बढ़ता है। तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब इसके लिए ये सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हुआ, ये क्या हुआ बेस, इसको मान लिया हमने x। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 3/x। tan 30 का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू 3/x। देखिए x इक्वल टू कितना आया 3√3 सेंटीमीटर। कहता है क्या दोनों टेंजेंट का लेंथ पता करें, तो दोनों टेंजेंट तो इक्वल ही होता है, तो दोनों का लेंथ क्या होगा 3√3 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, यानी ऑप्शन हमारा डी 3√3 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 10th नंबर क्या कहता है, इन द गिवन फिगर PT इज अ टेंजेंट एट T। फिगर दिया है और एक पॉइंट है यहाँ P से, इसमें टेंजेंट है T PT और ये डायमीटर है, ये सेंटर है और यहां से इसको मिलाया गया है। कहता है ये एंगल है 25 डिग्री और ये कहता है x, और हमको क्या पता करना है x का वैल्यू। तो गौर से देखिए इस ट्रायंगल को, ये 90 डिग्री रेडियस है, ये x जो होगा वो क्या है इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल, तो इसका वैल्यू क्या होगा 90 + 25 डिग्री यानी 115 डिग्री। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है क्या कि tan थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू 2 है। cot थीटा और tan थीटा का वैल्यू 2 है, तो ये ध्यान देना यहाँ कि जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो tan थीटा और cot थीटा दोनों का वैल्यू 1 आएगा। हम करके भी दिखा देते हैं, और उस कंडीशन में थीटा का वैल्यू 45 हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा 1 तब होता है जब थीटा 45 होता है। और यहाँ लिखा हुआ है कि थीटा क्या है एक्यूट एंगल है, क्लास 10 तक हमको एक्यूट एंगल पढ़ना ही है। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और वैल्यू हमको किसको पता करना है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। अब ध्यान रखना है साइन 45 यानी साइन 45 डिग्री का क्यूब प्लस कॉस 45 का क्यूब। साइन 45 का वैल्यू कितना 1/√2, तो 1/√2 का क्यूब प्लस 1/√2 का क्यूब क्या हो जाएगा यहाँ 1/2√2 प्लस 1/2√2। एलसीएम 2√2 यानी ऐड करेंगे तो क्या होगा 2/2√2। 1 + 1 2 2/2√2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आया 1/√2 1/√2। तो 1/√2। अब ऑप्शन जो देखना है यहाँ, ऑप्शन में क्या दिया है 1/2 √2/2 और √2, तो उस हिसाब से देख रहे तो हमारा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो इसको रेशनलाइज कर दीजिए। तो रेशनलाइज करिएगा तो देखिए क्या आया √2/2, तो ऑप्शन सी √2/2 है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया।
अब ये देखना है कि tan थीटा प्लस cot थीटा, हमने हमेशा कहा कि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 2 है, तो tan थीटा का वैल्यू 1 होगा और cot थीटा का वैल्यू 1 होगा। एक बार जान लेंगे कि कैसे होगा। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आया, tan थीटा प्लस cot थीटा का मतलब 1 बाई tan थीटा इक्वल्स टू 2। अब हम एलसीएम लेंगे तो कितना, tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 2, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 2 tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 tan थीटा इक्वल्स टू 0। यानी ये क्या है, tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी tan थीटा माइनस 1 का माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो tan थीटा का वैल्यू 1। इस कंडीशन को देते हुए दूसरे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, उसको हम कैसे डील करेंगे, या दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, एक बार इसको भी समझ लेना है। जैसे कभी कोई दिया कि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 2 और कहा कि वैल्यू पता करो किसका, tan रेज़ टू m थीटा प्लस cot रेज़ टू n थीटा। तो यहां पर देखना है, कभी कभी बच्चे ना इस m और n के प्रेशर में दब जाते हैं, तो उस चीज को नहीं देखना है, देखना कि tan थीटा का वैल्यू कितना है, 1, तो 1 का पावर m प्लस 1 का पावर n, तो 1 का पावर कुछ नहीं, 1 2। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा समाप्त हुआ, और 11 से जुड़ा कुछ और भी चीजें हम आपको डिस्कस कर दी हैं यहाँ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट ट्रू। कहता है कि थीटा अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का एक एक्यूट एंगल है, तो कहता है कि साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, इस जितना भी इक्वेशन है इसमें कौन सही नहीं है, यहां तो सब चेक करना पड़ेगा। कहता है साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, ध्यान देना, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ठीक है, कॉस साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा कॉस थीटा, यहाँ इक्वल में कॉस थीटा दिया हुआ है, यानी पहला सही है। फिर बी को चेक करेंगे, कॉस थीटा इंटू tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो कॉस कॉस कैंसिल, तो साइन थीटा, ये भी सही है। सी को देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये तो आइडेंटिटी ही है, तो सी भी सही है। अब डी को देखिए, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, जबकि आइडेंटिटी क्या कहता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यानी डी ऑप्शन जो हमारा है आंसर वो सही होगा, क्योंकि ये इक्वेशन सही नहीं है। तो 12 का हो गया आंसर डी। 13 को देखिए, 13 कहता है क्या, इफ द लेंथ ऑफ अ लैडर प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल इज ट्वाइस द डिस्टेंस द फुट ऑफ द लैडर, is twice the distance between the foot of the ladder and the wall. If the length of the ladder, देखो यहां पर कहता है क्या, क्वेश्चन नंबर 13, if the length of the ladder, ध्यान रखना है, ये वॉल है, यहां ये लैडर से लगाया गया, कहता है इस लैडर का जो लेंथ है, ये जो डिस्टेंस है, इसका डबल है, अगर ये x है तो ये कितना है 2x। तो कहता है कि द एंगल मेड बाय लैडर विद द हॉरिजॉन्टल, देखो लैडर ये है, हॉरिजॉन्टल ये है, ये एंगल कितना होगा, ये वॉल है, तो ये 90 डिग्री हुआ। अब राइट एंगल ट्रायंगल का ये एंगल मान लिया हमने थीटा है, तो इसके लिए ये क्या हुआ, बेस, थीटा के लिए x हुआ बेस और 2x हुआ हाइपोटेनस, तो बेस बाई हाइपोटेनस क्या होता है cos थीटा, तो cos थीटा को क्या होगा x बाई 2x, x x कैंसिल, यानी देखिए क्या हुआ, cos थीटा इक्वल्स टू 1 बाई 2, यानी cos थीटा इक्वल्स टू कितना हुआ,
cos 60 डिग्री, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो थीटा कितना हुआ 60 डिग्री। अब ऑप्शन हम चेक करते हैं, तो ऑप्शन ए 60 डिग्री। अब क्वेश्चन 14th को देखते हैं। 14th क्वेश्चन क्या कहता है, इन द गिवन फिगर AT इज ए टेंजेंट टू द सर्किल। एक फिगर दिया हुआ है जिसमें AT क्या है, टेंजेंट है। फिगर है ये है AT, AT क्या है, टेंजेंट है। अच्छा, फिगर इस तरफ से दिया है, सॉरी फिगर ऐसे दिया है, यहां ए पॉइंट पर टच कर रहा है AT, ठीक है, और सेंटर से इसका यहाँ का डिस्टेंस T पॉइंट का डिस्टेंस ये कहता है 4 सेंटीमीटर है, और ये एंगल 30 डिग्री दिया है। कहता है कि AT का लेंथ कितना होगा, यहां से इस पर सेंटर से इसको मिलाए तो रेडियस हुआ, और हम जानते हैं क्या, रेडियस और टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जो एंगल बनता है टेंजेंट के साथ वो 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री हुआ, ये 30 डिग्री हुआ। हमको पता करना है AT, तो इस 30 डिग्री के लिए AT क्या हुआ, बेस हुआ। दिया हुआ क्या है, हाइपोटेनस, तो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो क्या होता है, कॉस, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ क्या होगा 80/4 सेंटीमीटर, और कॉस का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 का √3/2, 80/4 सेंटीमीटर, तो √3/2 multiplied by 4 सेंटीमीटर is to 80, 2 to 4। तो देखिए AT का लेंथ कितना हुआ 2√3 सेंटीमीटर। आप ऑप्शन देखिए 14th का 2√3 सी, ऑप्शन सी हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 15th, the length of tangent drawn to a circle of radius 9 centimeter from a point 41 centimeter from the center। क्वेश्चन 15th देखिए कहता है क्या कि एक सर्किल है जिसका रेडियस क्या है 9 सेंटीमीटर है। इस सर्किल का रेडियस कितना है 9 सेंटीमीटर। सेंटर से 41 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, ये डिस्टेंस कितना है 41 सेंटीमीटर। कहता है कि ये इस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगा यहाँ से, इस टेंजेंट का लेंथ कितना होगा, तो ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस हुआ, इसको परपेंडिकुलर बेस दोनों में से कोई मान सकते हैं। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये साइड हमको निकालना है। मान लीजिए ये P है, ये O है, ये T है, हमको निकालना है क्या PT। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज कर लेते हैं तो PT इक्वल क्या होगा 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, लेंथ तो सेंटीमीटर होगा यूनिट। अब यहां देखिए, अब 41 का स्क्वायर, कभी कभी होता है कि 41 का स्क्वायर निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है, और अगर याद है तो डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं 1681 माइनस 81, तो 1681 माइनस 81 तो 1600 सेंटीमीटर, 1600 का स्क्वायर रूट 40। दूसरी बात अगर नहीं याद है तो ध्यान रखना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट यूज कर लेना है। यहाँ पर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी। तो यहाँ देखो क्या होगा 41 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई 41 माइनस 9, 41 प्लस 9 50 मल्टीप्लाइड बाई 32। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो 50 का मतलब क्या 5 इंटू 5 इंटू 2, 32 का मतलब क्या 2 इंटू 4 इंटू 4। देखो 2 5 के बदले 1 5 बाहर, 2 2 के बदले 1 बाहर 2 बाहर, और 2 4 के बदले 1 4 बाहर, तो 5 to 10 40। जैसे आपको सुविधा हो निकाल सकते हैं।
16th. Question number 16th. A card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 playing cards. The probability of getting a face card. Number of face card is 12. तो 12 a total card 52. तो probability क्या होगा 12/52. 4 3 जा and 4 13 जा 3/13. ऑप्शन आपका बी. 15th का ऑप्शन क्या था ए. 16th का क्या हुआ बी. 17 देखिए. A box contains 9 discs numbered 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, the probability that it bears a prime number less than 23. 1 से 90 तक लिखा हुआ 1 to 90. हमको क्या कहता है कि उस पर लिखा हुआ होना चाहिए प्राइम नंबर हो और लिखा होना चाहिए कहाँ लेस देन 23 तक. तो प्राइम नंबर कौन हुआ देखो 2 3 5 7 11 13 17 19. तो टोटल कितना हुआ 8. तो 8/90. तो 8/90 तो क्या होगा भाई 4/45. 4/45 ऑप्शन सी. Question number 18th. An event is very unlikely to happen. Its probability is close to. कहता है कि नहीं के बराबर चांसेस हो कि वो हुआ. तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो. तो जो ऑप्शन दिया है उसमें जो सबसे छोटा होगा देखो यहाँ दिया है ए 0.0001. अगर ऑप्शन में ये भी दिया रहता है कि 0.5 टाइम्स 0 और 1 तो वो आंसर हो जाता. यहाँ जो चारों है चारों में जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वो आंसर होगा यानी ऑप्शन ए. अब देखो कहता है कि असर्शन और रीजन वाला 2 क्वेश्चन आ गया इसमें. फिर तो असर्शन एक कहता है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट k टर्म्स ऑफ एन AP इज 3k² - k and its common difference is 6, then the first term is 5. चेक करना है कि ये जो दिया हुआ है देखो यहाँ क्या कहता है 19 नंबर एसएन दिया. एसएन सॉरी इफ द सम ऑफ फर्स्ट k टर्म्स यानी एस के कितना दिया है 3k² - k. और कहता है क्या कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 6 है. देखिए कॉमन डिफरेंस एसएन जो दिया रहता है उसमें जो इन स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसका डबल होता है. यहाँ इसके है तो k² का कोफिशिएंट क्या है 3 है. तो 3 का डबल क्या होगा 6. तो कॉमन डिफरेंस 6 है. सही है. देन द फर्स्ट टर्म इज 5. तो कहता है कि इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा. तो यहाँ पे पुट कर दीजिए फर्स्ट टर्म S1 इक्वल टू कितना 3 × 1² - 1. तो 3 - 1 कितना होता है 2. यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है 5 नहीं है. दूसरी बात ये भी चेक कर लेते हैं. फर्स्ट टर्म सम ऑफ फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म भी वही रहेगा 2. S2 कितना होगा 3 × 2² - 2 4 3 = 12 -2 10. तो T2 कितना होगा S2 - S1 तो 10 - 2 8. कॉमन डिफरेंस 8 - 2 6. यहाँ पर देखना है असर्शन में जो फर्स्ट 2k SK दिया है और कॉमन डिफरेंस दिया है. कॉमन डिफरेंस तो सही है लेकिन फर्स्ट टर्म दिया है क्या 5 जबकि फर्स्ट टर्म क्या होगा 2 यानी असर्शन हमारा रॉन्ग है. इसका रीजन क्या देता है इफ nth टर्म ऑफ एन AP इज 7 - 3n then the sum of 25 terms is -800. देखिए यहाँ पर एक चीज बता रहे हैं हम असर्शन क्या हो गया रॉन्ग. असर्शन हो गया रॉन्ग. अब यहाँ TN दिया है TN है 7 - 3n. तो SN क्या होगा जब TN दिया होगा तो SN का निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला हम आपको बताए थे. जो कांस्टेंट है उसमें n से मल्टीप्लाई कर दीजिए
और जो यहाँ n दिया है उसमें n इंटू n प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब कहता है कि 25 टर्म्स का जो सम होगा यानी S25 जो होगा तो 7 इंटू 25 माइनस 3 इंटू 25 इंटू 25 प्लस 1 26 डिवाइडेड बाई 2 13 175 माइनस देखो 13 या 39 25 9 225 22 25 या 75 और 22 75 और 22 5 2 7 7 2 9 0 माइनस 800 तो माइनस 800 दिया है। रीजन तो सही है लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ऊपर वाले का। ऊपर वाले का जो ऊपर वाला तो सही ही नहीं है तो करेक्ट एक्सप्रेशन क्या होगा? तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा कि A is false but assertion is false but reason is true यानी ऑप्शन डी 19th का आंसर हो गया डी। अब 20th का देखना है। कहता है क्या? assertion कहता है the ordinate of a point A on y axis is 5, B has coordinates -3 1, then the length of AB। ध्यान रखना A का ऑर्डिनेट y एक्सिस पर 5 है यानी ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हुआ वो 0 5 हुआ क्योंकि ये y एक्सिस पर है यानी इसका एब्सिसा 0 होगा। और B जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या है? -3 1। तो कहता है AB का डिस्टेंस AB का लेंथ कितना होगा भाई? 0 माइनस माइनस 3 यानी 0 प्लस 3 का होल स्क्वायर 9, 5 माइनस 1 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, 25 का स्क्वायर 5, 5 यूनिट्स लेंथ हुआ इसका AB का लेंथ इज 5 यूनिट्स। सही है, असर्शन सही है। रीजन देखिए द पॉइंट A 2 7 lies on perpendicular bisector of the line segment joining the point 6 5। तो ये क्या कहता है कि दो पॉइंट है PQ का कोऑर्डिनेट क्या है? P का 6 5 और Q 0 -4। कहता है इस पे एक पॉइंट द पॉइंट A lies on the perpendicular bisector, the point 2 4 lies on the perpendicular bisector of the line segment joining इतना। कहता है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सबसे पहले बात इसका मिड पॉइंट पता करेंगे। इसका मिड पॉइंट क्या होगा? 6 + 0 मिड पॉइंट कितना होगा? 3 5 माइनस 4 1 1/2। तो कहता है कि ये जो 2 7 पॉइंट है यानी यहां ये मिड पॉइंट हो गया तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी इस पर परपेंडिकुलर है। तो कहता है कि 2 4 जो 2 7 जो पॉइंट है 2 और 7 एक पॉइंट है ये वो इस लाइन पे लाई कर रहा है। अब इस लाइन पे लाई कर रहा है इसका मतलब क्या कि हमको ये दिखाना होगा कि इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 है। देखिए इसका स्लोप कितना होगा? इसका स्लोप निकालिए m1 7 - 1/2 और इसका स्लोप 2 - 3 कितना आया? 14 - 1 13/2 by -1 यानी 13/-2। m2 इसका स्लोप निकालना है -4 -5 -9 डिवाइडेड बाई -6 यानी 9/6। अब m1 m2 m2 कितना आया? तो 13 - 13/2 इंटू 9/6। अब गौर से देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट -1 नहीं आ रहा है
इसका मतलब कि 2 और 7 इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाइव नहीं करता है, यानी रीजन क्या है, गलत है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, 8 सही है, R फॉल्स है, यानी C। अब इसमें देखिए सेक्शन ए हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया।